डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ यह टॉपिक है प्रतिष्ठित सिद्धांत रिकार्डो की व्याख्या, यानी क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेनेशन ऑफ रिकार्डोस। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबाएं और साथ ही अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और देखिए, मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ प्रतिष्ठित सिद्धांत रिकार्डो की व्याख्या, यह बीए फाइनल के इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। बीए फर्स्ट ईयर में रिकार्डो का लगान सिद्धांत आता है और एमए प्रीवियस में रिकार्डो का लगान सिद्धांत आता है, एमए फाइनल में रिकार्डो का लगान सिद्धांत आता है। तो मैंने यह डिसाइड किया कि मैं अब आपके लिए रिकार्डो की व्याख्या यानी प्रतिष्ठित सिद्धांत रिकार्डो की व्याख्या इस टॉपिक को लेकर के आया हूँ। अब देखिए, वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डेविड रिकार्डो ने आर्थिक विकास संबंधी विचार अपनी पुस्तक, देखिए रिकार्डो की जो बुक है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, यानी राजनीतिक अर्थव्यवस्था और कराधान के प्रमुख। इसके अंतर्गत इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या की। उन्होंने आर्थिक विकास से अधिक मूल्य एवं वितरण के सिद्धांत की व्याख्या की है। रिकार्डो मुख्यतः सीमांत एवं अतिरेक सिद्धांतों यानी मार्जिनल एंड द सरप्लस प्रिंसिपल्स पर आधारित रहे। सीमांत सिद्धांत राष्ट्रीय उत्पादन में लगान के अंश की व्याख्या करता है तथा अतिरेक मजदूरी एवं लाभों के मध्य शेष अंश के विभाजन की व्याख्या करता है। अब देखिए, बात आती है कि रिकार्डो के जो सिद्धांत है उसकी मान्यताएं क्या क्या हैं। तो देखिए, मान्यताएं, अब देखिए मान्यताओं के अंतर्गत यानी असेम्पशन, अब देखिए इसके अंतर्गत इन्होंने 8 मान्यताओं का अध्ययन किया है। हम स्टेप बाय स्टेप 8 ही मान्यताओं के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और उसके बारे में आपको विस्तार से भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। देखिए, रिकार्डो का जो विश्लेषण है वह कौन कौन सी मान्यताओं पर आधारित है। तो सबसे पहली इसके अंतर्गत जो मान्यता आती है वह है समस्त भूमि अन्न के उत्पादन हेतु प्रयुक्त होती है। अन्न की मांग पूर्णतः लोचदार होती है और कृषि में कार्यकारी श्रम शक्ति उद्योग में वितरण के निर्धारण हेतु सहायक होती है। पहली इनकी मान्यता है। अब देखिए, इनकी दूसरी जो मान्यता है वह दूसरी मान्यता है भूमि पर प्रतिफल का घटता हुआ नियम लागू होता है, यानी रिटर्न्स टू स्केल। घटता हुआ प्रतिफल का जो नियम है वह भूमि पर लागू होता है, यह रिकार्डो मानते हैं। तीसरी इनकी जो मान्यता है वह मान्यता है भूमि की पूर्ति स्थिर है, भूमि को हम खींच नहीं सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए भूमि की जो स्थिति है यानी जो पूर्ति है वह स्थिर है। अनाज की मांग पूर्णतः बेलोचदार होती है
और चौथी इसकी जो मान्यता है वह है श्रम पूर्ति, यानी श्रम एवं पूर्ति स्थिर है। श्रम एवं पूर्ति परिवर्ती आदाय हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ और है कि इनकी जो तीसरी मान्यता है उस मान्यता के अंतर्गत क्या मान के चलते हैं कि भूमि की जो पूर्ति है वह स्थिर है, और जब स्थिर है तो अनाज की जो मांग है वह पूर्णतः बेलोचदार होती है। चौथी इनकी जो मान्यता है वह मान्यता है श्रम एवं पूर्ति परिवर्ती आदाय हैं, यानी इनमें चेंजिंग होते रहते हैं। पूंजी के अंतर्गत प्रवाहित या चक्रीय गति करती हुई पूंजी सम्मिलित है, और पूंजी के अंतर्गत पूंजी में एक रूपता पाई जाती है, यानी होमोजीनियस पाई जाती है। पूंजी के संचय के परिणाम स्वरूप लाभ की प्राप्ति होती है। अब देखिए इनकी पांचवी जो मान्यता है वह पांचवी मान्यता यह है कि तकनीकी ज्ञान का जो स्तर है वह कैसा है, दिया हुआ है। तकनीकी ज्ञान का जो स्तर है वह दिया हुआ है। और इनकी जो छठी मान्यता है वह मान्यता है सभी श्रमिकों को जीवन निर्वाह मजदूरी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट इनकी जो मान्यता आती है वह है श्रम की पूर्ति कीमत दी हुई तथा स्थिर है, यानी श्रम की पूर्ति कीमत दोनों ही दी हुई हैं और वह कैसी हैं, स्थिर हैं। श्रम की मांग पूंजी के संचयों पर निर्भर करती है। जो श्रम की मांग है वह पूंजी के संचय पर ही निर्भर करती है, यह इस बात को मानकर चलते हैं। तथा मांग व पूर्ति कीमतें श्रम की सीमांत उत्पादकता से स्वतंत्र हैं। आठवीं इनकी जो मान्यता आती है वह है पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान है, और जब पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान होती है तो रिकार्डो इन मान्यताओं के अंतर्गत अपने प्रतिष्ठित सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। अब देखिए इन्होंने सबसे पहले उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन को निकाला है, और इन्होंने कहा कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है यह देखते हैं। तो इन्होंने उत्पादन फलन में भूमि श्रम पूंजी को समाहित माना गया है। रिकार्डो ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक विशाल फर्म की भांति देखा जिसकी पूर्ति स्थिर है तथा जो श्रम एवं पूंजी की एक रूप इकाइयों से या इकाइयों के प्रयोग से केवल अन्न का उत्पादन करती है। आगे भूमि के द्वारा किए गए समस्त उत्पादन का विभाजन भूमि यानी भूमिपति पूंजीपति एवं श्रमिकों के मध्य होता है। इन तीनों वर्गों के मध्य कुल राष्ट्रीय उत्पादन का वितरण लगान लाभ एवं मजदूरी के रूप में होता है। यही रिकार्डो के उत्पादन फलन में भूमि को पूर्णतः बेलोचदार एवं उसकी गुणवत्ता की भिन्नता के कारण गिरती हुई सीमांत उत्पादकता की जो मान्यता दी गई है वह रिकार्डो ने यह भी स्पष्ट किया है कि
कृषि में नव प्रवर्तन किए जाने से भूमि की गिरती हुई सीमांत उत्पादकता में थोड़ा सुधार किया जा सकता है या किया जाना संभव है, जबकि उद्योगों में नव प्रवर्तन बढ़ते हुए प्रतिफल की स्थिति लाने में सहायक होता है। रिकार्डो ने यह स्पष्ट किया या रिकार्डो ने यह संभावना भी व्यक्त की कि अनुकूल परिस्थितियों में उत्पादन की शक्ति जनसंख्या वृद्धि से अधिक प्रभावशाली है या अधिक प्रभावशाली हो, पर क्या यह प्रवृत्ति लंबे समय तक चल नहीं पाती है। जब यह लंबे समय तक चल नहीं पाती है तो क्या होता है, तो इसका कारण यह है कि भूमि की मात्रा सीमित एवं उसकी गुणवत्ता भिन्न भिन्न होती है, और जब गुणवत्ता भिन्न भिन्न होती है तो क्या होता है, तो भूमि पर पूंजी के अधिकाधिक प्रयोग से उत्पादन की दर में गिरावट होगी। जब उत्पादन की दर में गिरावट होगी तो क्या होगा, तो रिकार्डो के अनुसार अर्थव्यवस्था एक निरंतर रूप से गिरती हुई दर से विकास करती है, यानी अर्थव्यवस्था गिरती हुई दर से विकास करेगी। अब देखिए, जब यह गिरती हुई दर से विकास करती है तो क्या होता है, तब यदि श्रम और श्रम को हम क्या बोलते हैं, लेबर, और इसे मैंने एल से प्रदर्शित किया है। यदि श्रम एल, पूंजी, अब देखिए पूंजी, और पूंजी को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, के से, तो पूंजी के, भूमि जिसे हम लैंड बोलते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ श्रम को एल से प्रदर्शित किया हुआ है इसलिए भूमि को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे, एन से प्रदर्शित करते हैं, यानी श्रम, पूंजी और भूमि एल के एन। तथा तकनीकी ज्ञान का स्तर, अब देखिए तकनीकी ज्ञान का स्तर, तकनीकी ज्ञान का स्तर इक्वल टू क्या है, तकनीकी ज्ञान के स्तर को हम एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे, एस से। अब क्या चीज़ आ गई, श्रम, पूंजी, भूमि, तकनीकी ज्ञान का स्तर, यानी एल के एन एस, ये चीज़ें निकल के आ गई हैं। तो रिकार्डो का उत्पादन फलन क्या होगा, y इजिकल टू क्या होगा, y इजिकल टू फंक्शन किसका है, एल के एन और एस, किसका फंक्शन है, एल के एन एस का यह फंक्शन होगा। अब देखिए, अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर के निर्धारण हेतु उत्पादन फलन को अगर हम डिफरेंशिएट कर देते हैं तो क्या होता है, डिफरेंशिएट करने पर देखिए क्या निकल के आएगा, डिफरेंशिएट करने पर आपके समक्ष जो निकल के आएगा वह होगा dy अपॉन डी टी, dy अपॉन डी टी इजिकल टू डेल्टा एफ अपॉन, अब देखिए डेल्टा एफ अपॉन क्या होगा, डेल्टा के, और जब डेल्टा के होगा तो इनटू क्या हो जाएगा, तब इनटू होगा डी के
क्या होगा, डी के अपॉन, अब देखिए डी के अपॉन क्या होगा, डी टी के, डी टी। वापस देखें, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा के इंटू डी के अपॉन डी टी। अब आगे देखते हैं प्लस डेल्टा एफ अपॉन, अब देखिए हमने क्या ले लिया, के। अब के बाद में हमें क्या लेना है, एन ले लेते हैं के बाद, तो डेल्टा एन इंटू, अब देखिए डी एन अपॉन डी टी प्लस क्या हो जाएगा। अब मेरे समक्ष क्या क्या चीज़ निकल के आ गई हैं, के की वैल्यू निकल के आ गई, एन की वैल्यू निकल के आ गई, अब क्या रह गया, एल। तो देखिए डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एल इंटू डी एल अपॉन डी टी। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें आ गई आपके पास, एल आ गया, के आ गया, एन आ गया, बच्चा क्या, तकनीकी स्तर। और जब तकनीकी स्तर है तो इसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो देखिए प्लस सेम कंडीशन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डेल्टा एफ अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। ये आपका डिफ्रेंशिएट करने पर ये वैल्यू निकल के आती है। और जब ये होगा तो फिर क्या होता है, तब देखिए तो इस स्थिति में मजदूरी, ब्याज एवं लाभ की जो प्रवृत्ति है, यानी ट्रेंड्स इन वेज, रेंट एंड प्रॉफिट। अब जब ये स्थिति आती है तो रिकार्डो के अनुसार क्या होता है, उत्पादन में पूंजीपति, भूमिपति एवं श्रमिकों द्वारा योगदान दिया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय का विभाजन क्रमशः लाभ, लगान एवं मजदूरी के रूप में होता है। जब लाभ, लगान और मजदूरी के रूप में होता है तब क्या होगा, तो विकास की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कुल उत्पादित अनाज में भूस्वामी अपना अंश लगाने के रूप में प्राप्त करता है। औसत एवं सीमांत उत्पाद के मध्य का जो अंतर है, यानी औसत और सीमांत जो उत्पाद हुआ है उसके मध्य जो अंतर है, उस अंतर के प्रति श्रम इकाई लगान है। इस प्रकार श्रम के औसत उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद के साथ भूमि पर लगी श्रम एवं पूंजी की मात्रा के गुणा द्वारा क्या होगा, प्राप्त होता है। जब गुणा द्वारा प्राप्त हो जाता है तो फिर क्या होगा, तब लगान को घटाकर शेष उत्पादन पूंजीपति एवं श्रमिक के मध्य लाभ एवं मजदूरी के रूप में वितरित होता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट दोनों के अंतर्गत हो जाता है। और जब ये वितरित होता है तो फिर क्या होता है, तब लाभ के अंतर्गत ब्याज को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। और जब इसे सम्मिलित कर लिया जाता है तब मजदूरी की दर का निर्धारण मजदूरी कोष में जीवन निर्वाह स्तर पर रोजगार प्राप्त कर रहे श्रमिक या श्रमिकों की संख्या से भाग देकर प्राप्त किया जाता है। पूंजीपति अधिकाधिक प्राप्त कर रहे श्रमिकों की संख्या से भाग देकर जब प्राप्त करते हैं तो क्या है, उत्पादकता उपक्रमों में विनियोग करते हैं।
अब देखिए जब ये विनियोग कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, तब इसके बाद में आता है मशीनरी पर रिकार्डो के विचारों को देखते हैं कि मशीनरी पर रिकार्डो ने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, यानी रिकार्डोज ऑन मशीनरी। अब देखिए रिकार्डो ने मशीनरी के ऊपर जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं वह किस में किए, तो रिकार्डो ने अपनी पुस्तक, कौन सी है इनकी पुस्तक, प्रिंसिपल्स, जो 1821 यानी 1821 में प्रकाशित हुई और उसके तीसरे संस्करण में मशीनरी के प्रयोग पर विचार प्रकट किए। उनके अनुसार मशीनों के प्रयोग से समाज की शुद्ध आय बढ़ती है। जब समाज की शुद्ध आय बढ़ती है लेकिन सकल आय सामान्यतः अल्पकाल में कम रहती है। अब देखिए जब ये कम रहती है तो फिर क्या होता है, क्योंकि श्रम की मांग में कमी होती है और इससे रोजगार का जो स्तर है वह भी कम होता है, और जब रोजगार का स्तर कम होता है तब रिकार्डो के अनुसार पूंजी का प्रयोग करने वाले नव प्रवर्तन श्रमिकों के लिए अधिक अहितकारी होते हैं। जब अधिक अहितकारी होते हैं तो क्या होता है, तब रिकार्डो ने अपनी व्याख्या को केवल मशीनों के परिचय तक ही सीमित नहीं किया बल्कि सुधरी हुई कार्य क्षमता की भी व्याख्या की। उन्होंने पूंजी का प्रयोग करने वाली नव प्रवर्तनों पर भी विचार किया जो श्रम की तुलना में पूंजी की अधिक मात्राओं की आवश्यकता रखते हैं। अब देखिए आगे जो पॉइंट आता है वह पॉइंट है रिकार्डो का वृद्धि मॉडल। और इस वृद्धि मॉडल के अंतर्गत, यानी जो रिकार्डो का वृद्धि मॉडल है, इस वृद्धि मॉडल के अंतर्गत हम अन्न अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। कौन सी? अन्न यानी फूड। अब देखिए जैसे हम कॉर्न इकोनॉमी बोलते हैं, तो देखिए इसके अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो रिकार्डो ने, अब देखिए रिकार्डो ने किस में इसका अध्ययन किया है, तो यह भी मैं आपको बता दूं कि रिकार्डो ने एसे ऑन प्रॉफिट जो 1815 में कृषि क्षेत्र के मॉडल का विकास किया और इस मॉडल में यह प्रदर्शित किया गया या प्रदर्शित किया जाता है कि अन्न को किस प्रकार उत्पादक श्रम यानी प्रोडक्टिव लेबर की सहायता से और अधिक अन्न में बदला जाता है। रिकार्डो एवं एडम स्मिथ, अब यहाँ एडम स्मिथ को साथ में लेकर के चलना है क्योंकि एडम स्मिथ ने भी लगान पर अध्ययन किया है। तो रिकार्डो एवं एडम स्मिथ के मॉडल में, यानी एक मॉडल एडम स्मिथ का है और एक मॉडल किसका है? रिकार्डो का। तो यहाँ दोनों की हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। तो रिकार्डो एवं एडम स्मिथ के मॉडल में अंतर यह है कि रिकार्डो ने भूमि को दुर्लभ साधन के रूप में लिया और उनके अनुसार कृषि के विस्तार में भूमि की कमी बाधा बनती है। रिकार्डो इस बात को मान करके चलते हैं कि भूमि को दुर्लभ साधन उन्होंने माना है और जब दुर्लभ साधन के रूप में इन्होंने लिया है तो उनके अनुसार जो कृषि है, कृषि के विस्तार में भूमि की कमी बाधा बनती है। लेकिन एडम स्मिथ ने कहा था कि श्रम की कमी अर्थव्यवस्था के विस्तार हेतु एक सीमा है, लेकिन रिकार्डो ने भूमि की कमी
को अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा माना है। और इन्होंने अर्थव्यवस्था के विकास का जो आधार बताया है रिकार्डो ने, वह क्या बताया है? भूमि को मूल एवं अविनाशी शक्ति बताया और लगान को राष्ट्रीय आय के बढ़ते हुए अनुपात के रूप में तथा भूस्वामी या भूमि का जो स्वामी है उसको अर्थव्यवस्था में परजीवी माना गया है। यानी रिकार्डो भूस्वामी को केवल परजीवी मानते हैं। रिकार्डो ने अपने मॉडल में कृषि क्षेत्र द्वारा अन्न के उत्पादन को ध्यान में रखा और जो एक फसल से दूसरी फसल के मध्य एक वर्ष का जो समय होता है वह एक ही आदाय यानी इनपुट अन्न की आवश्यकता पड़ती है, जिसे इस क्षेत्र द्वारा स्वयं उत्पादित किया जाता है। और जब स्वयं उत्पादित किया जाता है तो इसको बीज के रूप में विनियोजित किया जाता है तथा श्रमिकों की मजदूरी के रूप में भुगतान किया जाता है। और रिकार्डो के मॉडल में श्रम व पूंजी को एक ही चर यानी एल के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। इसकी मात्रा एक विशिष्ट उद्योग के संदर्भ में उत्पादन के पैमाने के साथ बदलती नहीं है। और जब यह बदलती नहीं है तो क्या होता है? तब माना कि एक वर्ष में रोजगार की विशिष्ट मात्रा के लिए अन्न का मजदूरी बिल क्या होगा? अन्न का मजदूरी बिल इजिकल टू क्या होता है? अन्न का मजदूरी बिल होता है W। क्या होता है? W। जब अन्न का मजदूरी बिल W होता है तो एक वर्ष में उत्पादन के लिए जो बीज है यानी एक वर्ष में उत्पादन के लिए बीज, और बीज इजिकल टू क्या होता है? C। बीज क्या है? C। अब देखिए एक वर्ष में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए विनियोजित पूंजी एक वर्ष में बीज एवं मजदूरी का योग अर्थात क्या हो जाएगा? C प्लस V। क्या हो जाएगा? C प्लस V। और जब C प्लस V होता है तब आदमी प्लस पूंजी द्वारा संयुक्त सीमांत उत्पाद फंक्शन क्या होगा? L। और जब ये फंक्शन L होता है तो सीमांत उत्पाद की जो प्राप्ति की जाती है वह सीमांत लगानहीन भूमि पर एक मानव वर्ष कम करने के उत्पाद के बराबर है। एक वर्ष में बीज एवं मजदूरी का बिल इस उत्पाद में घटाया जाता है जिससे पूंजी पर लाभ से रहता है और जिसकी आवश्यकता आदमी को रोजगार पर लगाने हेतु आवश्यक होती है। जब ये रोजगार पर लगाने हेतु आवश्यक होती है तो क्या होता है? तब यह लाभ, अब देखिए लाभ क्या है? लाभ, और लाभ को इन्होंने एस माना है। लाभ यानी एस। उत्पादन लागत, अब देखिए ये क्या है? उत्पादन लागत, उत्पादन
लागत इजिकल टू क्या है, सी प्लस वी। तो उत्पादन लागत के अनुसार यानी सी प्लस बी के अनुसार या सी प्लस वी के ऊपर लगान रहित भूमि पर प्राप्त होने वाले उत्पादन का अतिरेक है, जिसे अन्न की मात्रा के बराबर आर से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? आर से प्रदर्शित किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। यह लाभ पूंजी को नियमित क्या करता है? यह जो लाभ है यह पूंजी को नियमित बनाए रखने एवं लाभ की प्रमाणित दर, अब देखिए प्रमाणित दर जो क्या होगी वह होगी R इजिकल टू एस, R इजिकल टू एस सी प्लस वी। क्या होगी? R इजिकल टू एस सी प्लस वी होती है। और जब यह सी प्लस वी होती है को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मजदूरी का भुगतान अन्न के रूप में किया जा रहा है तथा विभिन्न वस्तुओं की कीमतें ऐसी हैं जो लाभ की समान दर को प्राप्त कर रही हैं। और जब ये लाभ की समान दर को प्राप्त कर रही हैं तब कृषि में लाभ की जो दर है वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था में लाभ की दरों को निर्धारित करती है। जब ये दरों को निर्धारित करती है तो रिकार्डो के अन्न अर्थव्यवस्था मॉडल को हम निम्न समीकरणों के अंतर्गत प्रदर्शित करते हैं। और देखिए जो समीकरण हैं वह क्या क्या हैं ये देखते हैं। चलिए पहला इनका जो समीकरण है वह समीकरण है एक वर्ष में उत्पादित अन्न। क्या है? पहला, एक वर्ष में उत्पादित अन्न। और जो एक वर्ष में उत्पादित अन्न है वह क्या है? तो देखिए x इजिकल टू फंक्शन एल। क्या है? x इजिकल टू फंक्शन क्या है? एल है। अब देखिए जबकि निम्न दो विशेषताएं ध्यान में रखी जाएं तो क्या होता है? अगर हम इन विशेषताओं को ध्यान में रखें, नंबर एक क्या विशेषता रखें? एफ डैश क्या है? एल ग्रेटर देन डब्लू जीरो। दूसरी क्या है? एफ डैश एल लेस देन डब्लू जीरो। यह दो विशेषताएं हैं जहां एक्स, अब देखिए वेयर एक्स इजिकल टू क्या होता है? एक्स इजिकल टू है एक वर्ष में उत्पादित अन्न की मात्रा। एक वर्ष में उत्पादित अन्न की मात्रा। अब क्या बचा? देखिए अब बचा एल, और एल इजिकल टू क्या है? श्रम। क्या है? श्रम या लेबर, श्रम की मात्रा। अब क्या बचा हमारे पास में? एल भी आ गया, एक्स भी आ गया। अब बचा डब्लू जीरो। क्या बचा? डब्लू जीरो इजिकल टू क्या होता है? और डब्लू जीरो इजिकल टू जो होता है वह है स्थिर एवं संस्थागत रूप से निर्धारित मजदूरी दर। स्थिर
एवं संस्थागत रूप से निर्धारित क्या है? निर्धारित मजदूरी दर। अब देखिए समीकरण 1 आपके समक्ष निकाल दिया है। अब वापस हम आते हैं समीकरण 2 पर। अब देखिए समीकरण 2 के अंतर्गत लगान यानी आर, चलिए इसे हटा लेते हैं। समीकरण 2 के अंतर्गत क्या है? लगान यानी आर, रेंट जिसे बोलते हैं। और जब लगान है तो क्या होगा? लगान के निर्धारण हेतु क्या सूत्र होता है? तो लगान के निर्धारण हेतु सूत्र या फॉर्मूला। अब देखिए लगान के निर्धारण हेतु जो फॉर्मूला है या जो सूत्र है वह है R इजिकल टू फंक्शन, क्या है? R इजिकल टू फंक्शन किसका? L, और क्या बचा? माइनस फंक्शन क्या बचा? L फिर बच गया, तो L इंटू L, वेयर यानी जहां क्या हो जाएगा? R रेंट है, F फंक्शन है, L लेबर है। आपके समक्ष पहले ही निकाल दिया है। अब देखिए तीसरा समीकरण देखते हैं जो कुल मजदूरी के रूप में है, यानी तीसरा समीकरण कुल मजदूरी। और कुल मजदूरी जो है उसे हम क्या बोलते हैं? W से निर्धारित करते हैं। किससे? W से निर्धारित करते हैं। और इसका जो सूत्र है वह सूत्र होगा, क्या होगा? W इजिकल टू WM। क्या होता है? W इजिकल टू WML। अब देखिए W इजिकल टू WML, जहां M इजिकल टू क्या होगा? वेयर, यानी जहां M इजिकल टू मशीनरी होता है या प्रति इकाई पूंजी में श्रमिकों की मात्रा। क्या है? प्रति इकाई पूंजी में श्रमिकों की मात्रा। अब क्या बचा आपके समक्ष? अब बचा आपके पास L, और L आपको मालूम ही है L इजिकल टू क्या होता है? लेबर या श्रम। तो L इजिकल टू क्या है? श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। अब देखिए तीसरा समीकरण भी आपने निकाल लिया। अब आता है चौथा समीकरण, और चौथा समीकरण जो है वह है, क्या है चौथा समीकरण? चौथे समीकरण के अंतर्गत हम लाभ यानी पाई, कुल लाभ पाई हेतु, यानी कुल लाभ जिसे हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और पाई हेतु जो सूत्र है, क्या सूत्र है? देखिए पाई हेतु जो सूत्र है वह सूत्र है पाई इजिकल टू L फंक्शन। क्या है? पाई इजिकल टू L फंक्शन किसका? L। किसका है? L। अब फंक्शन
यानी पाई इज इक्वल टू एल, फंक्शन किसका है, एल का, और जब एल का फंक्शन है तो माइनस क्या हो जाएगा, एम और एन। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और बढ़ गई कि एम और एन बढ़ गया है, एम इज इक्वल टू डब्लू होगा, एम डब्लू। अब देखिए एम डब्लू जो है उसमें क्या है, जहाँ क्या होगा, जहाँ क्या चीज़ है, पाई, और पाई इज इक्वल टू क्या होता है, पाई इज इक्वल टू होता है कुल लाभ। क्या है, कुल लाभ। दूसरी चीज़ क्या बची है, फंक्शन आपको मालूम है, एल मालूम है, एम भी मालूम है और डब्लू भी मालूम है। तो डब्लू किसके लिए है, अन्न के रूप में मजदूरी, किसमें, डब्लू इज इक्वल टू अन्न के रूप में मजदूरी। अब देखिए इसके बाद आता है आपका 5वां समीकरण। लेकिन चौथे समीकरण को निकालने के लिए, जब कुल लाभ को ज्ञात करने के लिए एक वर्ष में उत्पादित जो अन्न है और उस अन्न को हम एक्स में लगान आर तथा कुल मजदूरी डब्लू को अगर घटा देते हैं तो घटाने के बाद में जो हमें मिलेगा वह मिलेगा 5वां समीकरण। कौन सा मिलता है, 5वां समीकरण। और देखते हैं 5वां समीकरण क्या है। देखिए 5वां जो समीकरण है वह क्या है, 5वां समीकरण रोजगार प्राप्त प्रति व्यक्ति, रोजगार, अब क्या है, रोजगार प्राप्त प्रति व्यक्ति, प्राप्त प्रति व्यक्ति। अब प्रति व्यक्ति क्या है, लाभ, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, लाभ, और लाभ को हमने किससे, जेड से प्रदर्शित किया है। अब देखिए जब जेड से प्रदर्शित करते हैं तो इसका जो सूत्र होगा वह सूत्र क्या होगा, देखिए तो इसके सूत्र को देखते हैं, और सूत्र होगा जेड इज इक्वल टू फंक्शन एल, क्या है, जेड इज इक्वल टू फंक्शन किसका, एल, और एम, इसके बाद में आएगा आपका, एम के बाद में आएगा डब्लू, क्या हो जाएगा, एम डब्लू। अब देखिए तो जेड, लेकिन ये माइनस होगा, क्या होगा, जेड इज इक्वल टू फंक्शन एल माइनस एम डब्लू। और जब एल माइनस एम डब्लू होता है तो माना गया है कि अन्न के रूप में जो मजदूरी की दर है वह डब्लू के बराबर होती है, तथा स्थिर व संस्थागत रूप से निर्धारित मजदूरी दर W0 के द्वारा, यानी किससे, W0 के, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात W इज इक्वल टू W0, या माना, अब देखिए माना क्या है, माना L इज इक्वल टू, माना क्या है, L इज इक्वल टू L वार, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L वार। तो यह छठा समीकरण हो गया और यह आपका 7वां समीकरण हो गया। अब देखिए 7वें समीकरण के बाद में अब हम पहुंचते हैं कि रिकार्डो के मॉडल को उपर्युक्त 7 समीकरणों की सहायता से हम स्पष्ट करते हैं, और इस प्रणाली में जनसंख्या में होने वाली जो वृद्धि है वह W ग्रेटर देन W0, जनसंख्या में होने वाली कमी तब होती है जब कि W लेस देन W0 हो। जनसंख्या वृद्धि की दर से स्थापित
या स्थायित्व की दशा तब स्थापित होती है जब W=W0 हो। और इस स्थिति में रिकार्डो की व्याख्या में लगान के कुल उत्पाद यानी फंक्शन L एवं परिवर्ती आदायों को प्राप्त होने वाले कुल पुरस्कार फंक्शन L के अंतर द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। प्रति व्यक्ति लाभ, जिसे हम Z बोलते हैं, श्रम एवं पूंजी पर सीमांत फंक्शन L एवं इस मात्रा में श्रम के घटक के पुरस्कार MW के अंतर द्वारा सूचित होता है। मजदूरी एवं बीज उत्पादन के तरीके के आवश्यक भाग के रूप में इस प्रकार देखे गए हैं कि आर्थिक प्रणाली के शुद्ध एवं या शुद्ध उत्पाद या अतिरेक में केवल लगान एवं शुद्ध लाभ महत्वपूर्ण बनते हैं। अन्न का वह भाग जिसका लगान की भांति भूमिपति को भुगतान किया जाता है का उपयोग भूस्वामी एवं या भूस्वामी द्वारा किया जाता है। पिछले वर्ष अन्न के उत्पादन का अतिरेक, जिसमें लगान, मजदूरी, बिल तथा बीज पूंजी का भुगतान किया गया है, और चालू वर्ष की शुद्ध बचत का लाभ कहलाता है। अब देखिए, रिकार्डो के द्विक्षेत्रीय मॉडल का हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि यह टॉपिक बड़ा था, इसलिए मैंने इसे 2 भागों में डिवाइड करने का निश्चय किया। मैंने अभी आपको अन्न का अध्ययन कराया और द्विक्षेत्रीय मॉडल का अध्ययन अगले वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद। लेकिन इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना किसी भी कंडीशन में ना भूलें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें।